हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो बचपन से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट टू फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब हर वो चीज जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है और हम उसका यूज कर रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, हर वो चीज क्या हो जाएगी? रिसोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टेबल, चेयर, एयर, एनीथिंग दैट वी आर यूजिंग और हमारे अराउंड प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? रिसोर्स। बट ये वो डेफिनेशन है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अब क्लास 10th में स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप हो चुका है और अब जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं न्यू डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हर वो चीज है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। मतलब हर वो चीज जिसे यूज करने की आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्स। जैसे हमारे पास पहले काउ डंग को यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दैट वाज नॉट द रिसोर्स फॉर अस। बट अब हम काउ डंग से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो अब हमारे काउ डंग क्या बन जाएगी? एक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल रिसोर्स, क्योंकि उसको यूज करने के हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशली एक्सेप्टेबल। मतलब रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसको सोशली सब लोग सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्ट किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स। तो रिसोर्स मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेबल एंड द थर्ड वन इज व्हाट? इकोनॉमिकली फीजेबल। मतलब हर वो चीज जिसे आप खरीद सकते हैं या खरीदने की, बाय करने की क्षमता रखते हैं, हर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स। तो बेसिकली आपको तीन टर्म्स याद करनी है। Anything that is technologically accessible, socially acceptable and economically feasible is called resource, है ना? एग्जाम्पल्स तो वही रहेंगे रिसोर्सेज के, तो वो तो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, बट टर्म्स आपको ये वाली याद रखनी है टू राइट इन योर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली रिसोर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है, दैट इज प्लांट, ट्री, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो वो सारे रिसोर्स जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि टेबल, चेयर, रोड, बिल्डिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स, है ना? ह्यूमन रिसोर्सेज को बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो स्ट्रक्चर मतलब वही बिल्डिंग, रोड्स, इंस्टीट्यूशंस जो भी है वो सारे किसमें आ जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज में। देन इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिसोर्स। मतलब हर वो चीज जो एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है और बेटर क्वालिटी कंटेन करती है, उसे हम क्या बोल देंगे? ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे ऐसे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे जो क्वालिटी रिसोर्स है कंट्री के लिए। ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट वाज नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को खुद से रिप्लेनिश करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, एक बार हमने ब्रीथ कर लिया, फिर ऐसा नहीं है कि वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएगी, वो खुद से रिन्यू होके आ जाएगी। सन, लगभग 5000 साल तक तो अभी वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो दैट इज द रिन्यूएबल रिसोर्स जो कई समय तक रहने वाला है और हमेशा अपने आप को वो क्या करता चलेगा? रिन्यू करता चलेगा। दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल। ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो खुद से रिन्यू नहीं हो सकते। वर्ड याद रखिएगा, मैं खुद से वर्ड बोल रही हूँ। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद अगर हम देखें तो रिन्यूएबल को भी और दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, दैट इज अ कंटिन्यूअस रिसोर्स और बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो कंटिन्यूअस मतलब जो हमेशा चलते रहते हैं, है ना? तो हमेशा क्या चलता रहता है? विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे क्या आ जाएंगे? हमारे कंटिन्यूअस रिसोर्सेज का टाइप हो जाएंगे, विंड एंड वाटर। और बायोलॉजिकल, तो जब भी बायोलॉजिकल वर्ड है आपको याद रखना है, यहाँ पे हमेशा लिविंग क्रीचर्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फ्लोरा आ जाएगा। फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट किंगडम। एंड फोना आ जाएगा। फोना मतलब क्या होता है? एनिमल किंगडम। तो फ्लोरा और फोना की जो भी वेराइटीज है वो किसमें आ जाएंगी? हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। ठीक है। बायोलॉजिकल को भी फिर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन
ठीक है, जो भी प्लांट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, ये सारे हो जाएंगी। एंड फिर वाइल्ड लाइफ मतलब कि सारे एनिमल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल की भी बेसिकली दो टाइप होते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड बोला था ना खुद से, वो यहाँ पे काम आ रहा है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और डिफरेंसेस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो खुद से रिप्लेनिश कर रहे हैं। एयर खुद से अपने आप को रिन्यू करती है, सन खुद से आता है, आप कोई टेक्नोलॉजी लगा के सन को वापस नहीं लाते हो। ठीक है, तो जो खुद से हो रहा है वो रिन्यूएबल होगा। पर जिसको रिन्यू करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, कोई मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसाइक्लेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लास्टिक बोतल से पानी पिया ना, दैट बॉटल इज फॉर नो यूज, है ना। तो उस बॉटल को आप क्या करोगे? दोबारा से हीटअप करोगे या दोबारा से आप रीशेप करोगे। तो बेसिकली आपने कोई मेथड या अपना इनपुट दिया, खुद से नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिसाइक्लेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो ना खुद से होने वाले हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करके आप उसको रिन्यू कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन रिसाइक्लेबल। जैसे कोल आपने एक बार बर्न कर लिया, अब वो खुद से भी नहीं होने वाला और आपके थ्रू टेक्नोलॉजी यूज करके भी वो दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। लकड़ी आपने जला दी, एक बार राख बन गया, अब उस राख से आप वापस वुड नहीं बना पा रहे हो, है ना। पेट्रोल आपने एक बार जला दिया, दोबारा आप उस पेट्रोल को रिगेन नहीं कर सकते यूजिंग एनी मेथड और एनी टेक्नोलॉजी। तो दैट विल बी द नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस है। जनरली इससे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि विंड, है ना। अब पूछेंगे विंड इनमें से किस टाइप का रिसोर्स है? 4 उन्होंने दे दिया आपको, कंटिन्यूअस एग्जाम्पल दे दिए, ऑप्शंस दे दिए, कंटिन्यूअस, रिन्यूएबल, बायोलॉजिकल और से रिसाइक्लेबल, है ना। तो ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से एक टिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं विद एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो अब रिसोर्सेज की बात तो हमने कर ली, पर ये हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं और बहुत सारे काम भी किए हुए हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। महात्मा गांधी भी एक एनवायरमेंटलिस्ट ही थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट याद रखिएगा बहुत अच्छे से। स्टेटमेंट था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट नॉट टू फुलफिल एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज है कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सकती है, पर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की भी लालच पूरी कर सके, क्योंकि ग्रीड तो नेवर एंडिंग होती है, लालच कभी खत्म नहीं होने वाली। आप एक ही व्यक्ति को पूरे अर्थ के भी रिसोर्सेज दे दोगे, फिर भी शायद उसके मन में आ जाए कि थोड़े और रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो रिसोर्सेज ग्रीड फुलफिल करने के लिए नहीं है, बट नीड फुलफिल करने के लिए है, अगर उनका सही तरीके से यूज किया जाए। स्टेटमेंट सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में या तो आपके नॉर्मल एग्जाम्स में उठकर आ जाएगा और पूछेंगे कि इनमें से किसका स्टेटमेंट है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। आपको याद रखना है ये किसका स्टेटमेंट है, तो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीशन होता जा रहा है रिसोर्सेज का। और क्या रीजन है रिसोर्सेज के डिप्लीशन के? तो वो आप देखिए, टू सेटिस्फाई ग्रीड। मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपनी लालच को पूरी करने के लिए, अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का ओवर यूज करता जा रहा है। पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इन फ्यू हैंड्स, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कुछ व्यक्तियों के, कुछ लोगों के हाथ में लिमिटेड हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई जमीन है जहां से मार्बल निकल रहा है, वो जमीन किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, तो हो सकता है वो उस पर इतना ओवर माइनिंग कर ले पैसे कमाने के लिए कि वो जगह ही पूरी बर्बाद हो जाए और वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा अक्कर होने लगे, है ना। तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, ये बहुत बड़ा रीजन है रिसोर्सेज के डिप्लीशन का। ठीक है, फिर थर्ड है एक्सप्लॉइटेशन। तो रिसोर्सेज को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना।
पास में भी जाना होता है तो अपनी गाड़ी से जाते हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस वाली प्लेस है। तो हम इस तरह से पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं, कितना कोल हम वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सारे वेज है, याद रखिएगा, रिसोर्स डिप्लीशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी में एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए। और उसी में 2 मार्कर बेटा या 3 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। 2 मार्कर्स तो नहीं आते हैं, 3 मार्क में आता है सस्टेनेबल, या 1 मार्कर में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये क्या होता है कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द रिसोर्सेज and keeping the needs of future generation in mind is called sustainable development। मतलब डेवलपमेंट तो करना पर इस तरह से कि रिसोर्सेज को हार्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखें, मतलब उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे। इस तरह से डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर हमें रिसोर्स कंजर्व करना है तो डेवलपमेंट ही छोड़ दो, बैठे रहो, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे ग्रो अप हो रही है। तो हमें सोसाइटी के साथ आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट जरूर से करना चाहिए, बट कैसा डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज आपके बचे रहे या लिमिटेड यूज हो उनका, ठीक है, जैसे उनको समय मिल पाए कि वो खुद से रिप्लेनिश हो पाए। गॉट इट। अब हम देखते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ही क्या हुआ था। सारे वर्ल्ड के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो फाइनली एक अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन 3 मार्क के, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक हो गया अर्थ समिट, और दूसरा हो गया आपका एजेंडा 21। ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या तो 1 मार्कर या तो 3 मार्कर्स में, ठीक है। तो अर्थ समिट क्या था, इसमें ब्राजील के रियो डी जेनेरो सिटी में ये हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1992 में। इस समिट में बहुत सारी कंट्री के, मतलब लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया था। और किस बात पे डिस्कशन किया था कि हम किस तरह से अर्थ को बचा सकते हैं, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये अर्थ समिट 1992 में किया गया था, ठीक है। इसका मेन रिजल्ट क्या निकला, तो इन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया या एजेंडा 21 को फॉलो किया। नाउ व्हाट इज एजेंडा 21? तो एजेंडा 21 एक ऐसा एजेंडा है जिसके थ्रू आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सको और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सको, उसके लिए एजेंडा 21। अच्छा, ये किसने चलाया था, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये उसका एक इमेज है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का, ठीक है। तो यूएनसीईडी ने चलाया था, ये आपको याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि सारी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था कि वो अपनी अपनी कंट्रीज में जाके अपना लोकल एजेंडा 21 चलाए, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने अपने लेवल पे चलाएगा तो एजेंडा 21 ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है। ऑल्सो किसी भी कंट्री के टोटल एरिया का 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इस तरह की भी बात रखी गई थी, कहां पर, एजेंडा 21 में, ठीक है। तो आपको फैक्ट याद रखना है, 1992 में हुआ था, इसी में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड ने एजेंडा 21 में भी साइन किया था, यूएनसीडी ने चलाया था। इसका एम, रिजल्ट क्या निकला कि लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ किया जाए। इसका एम क्या था, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना, कल्चरल डायवर्सिटी को बचा कर रखना और 33% फॉरेस्ट रिजर्व होल्ड करना। ये था एजेंडा 21, जो कहां पर अपनाया गया था, तो अर्थ समिट, ठीक है। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसमें अपनाया गया था। अच्छा, अब अर्थ समिट का एम देख लेते हैं कि क्या था। तो अर्थ समिट का एम क्या था हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज होने से बचाना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे एनिमल को भी प्रॉब्लम हो रही है, उस कंट्री या उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले फ्लोरा और फौना भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को रोक सके, ये एम था अर्थ समिट का, ठीक है। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को प्रिजर्व करना। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड वैरायटी ऑफ फौना, उसको मेंटेन रखना, जिससे हमारा जो साइकिल है वो कंटिन्यूअस बेटर वे में चलता रहे,
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको मेंटेन करके रखना अर्थ समिट का एम था। तो आप एम, ईयर, कंट्री, प्लेस, ये 4-5 पॉइंट आप जरूर से याद रखिएगा। तो टिल दिस हमने कवर कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।